हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनबीएफसी फंडिंग के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक लेंडर किसी एनबीएफसी को लोन देता है, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन देता है, तो किन किन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करता है, किन किन मेजर चीज़ों पे वो फोकस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हो सकता है कि जो प्रमोटर है वो प्रमोटर कितने एक्सपीरियंसड है, उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, और वो किस तरह से एनबीएफसी को स्टार्टिंग से मान लाइक स्क्रैच से लेके किस एयूएम तक लेके आए। तो इसमें प्रमोटर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, बिकॉज प्रमोटर के नाम से जो एनबीएफसी है वो जानी जाती है, और एनबीएफसी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, किस तरह से उन्होंने आगे लेके आए हैं, वो प्रमोटर के विजन और मिशन पे काफ़ी और एक्सपीरियंस पे काफ़ी डिपेंड करता है। सो प्रमोटर इज द की पर्सन। फर्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि प्रमोटर का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। देन सेकंड पॉइंट इसमें मेजर आ जाता है कि जो प्रमोटर ने बुक बनाई है, जो प्रमोटर ने मार्केट में लैंड किया है, वो किस प्रोडक्ट में किया है। फॉर एग्जांपल उसने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बांटे हैं, या फॉर एग्जांपल उसने गोल्ड लोन बांटा है, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बांटा है, या और कोई सिक्योर्ड प्रोडक्ट बांटा है। तो जो प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में बांटा है, तो उस प्रोडक्ट का जो सेंस है, लाइक लाइक अगर उन्होंने सिक्योर्ड लोन बांटा है तो उसका पोर्टफोलियो काफ़ी सिक्योर्ड माना जाएगा, और जो अगर उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन बांटा है तो पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आएगा। तो लेंडर को भी उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि अगर वो अनसिक्योर्ड लोन पे अनसिक्योर्ड लोन बांटने वाले को लोन दे रहे हैं, तो लेंडर को भी एक सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी उसमें देखने को मिलती है। अगर वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट में लोन बांटा गया है और जो हमारा कस्टमर है वो भी सिक्योर्ड में डील कर रहा है, तो हम उसको जब सिक्योर्ड प्रोडक्ट में लैंड करते हैं तो कहीं ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको भी आती है। बिकॉज इसमें अगर आप देखेंगे, जब हमने किसी बैंक या एनबीएफसी को लोन दिया और उन्होंने अगर सिक्योर्ड लोन बांटा हुआ है मार्केट में, तो आपको पता होगा कि इसमें एक हाइपोथिकेशन बुक डेट जिसे बोलते हैं, चार्ज क्रिएशन जो होता है वो आपके एनबीएफसी के ऊपर होता है। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो चार्ज क्रिएशन आपका वहाँ पे बुक्स पे हुआ है, तो बुक डेट आपको जो है सिक्योर्ड प्रोडक्ट की ही मिलेगी, ना कि अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट की मिलेगी। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आपका जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट करता है, तो आप जो रिकवरी है वो एंड यूजर कस्टमर से ले सकते हैं। अगर एंड यूजर कस्टमर जो है सिक्योर्ड वाला है, तो एंड ऑफ द डे आपकी भी सिक्योरिटी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। बट अगर एंड यूजर कस्टमर जो है अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट का है, तो आप भी उसमें अनसिक्योर्ड एज ए अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट ही आपको वहाँ पे मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट रहा कि आपका प्रोडक्ट जो है, वो लेंडर जो है, आपका कस्टमर जो है, किस प्रोडक्ट में उन्होंने बुक बनाई है। देन इसके बाद आता है उसकी ग्रोथ, कि ग्रोथ कितनी हुई है उनकी, जब कब से उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज की डेट में उनका बिजनेस जो है वो किस बुक बुक साइज वो है, कितना है। तो बुक साइज की अगर मैं बात करूँ, तो एयूएम उन्होंने कितना बनाना है। एयूएम का मतलब है असट अंडर मैनेजमेंट। तो असट अंडर मैनेजमेंट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है जिसमें उन्होंने अपने फंड्स लगा के अपनी बोरोइंग या इक्विटी जो भी है उनसे बुक बनाई है, तो वो है ऑन बुक। और दूसरा असेट अंडर मैनेजमेंट हो सकता है कि उन्होंने किसी दूसरी एनबीएफसी या बैंक के लिए सर्विस प्रोवाइड करी हो, और वहाँ पे उनकी बुक को जनरेट किया हो इन टर्म्स ऑफ बीसी या को लेंडिंग के मेथड से। तो बीसी में बता दो, बीसी होता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, और को लेंडिंग होता है जहाँ पे दो लेंडर्स जो हैं आपस में एक प्रोपोर्शनेट रेशो, जिसमें हो सकता है 10-20 हो या 10-90 हो, के रेशो में डिसबर्समेंट करते हैं, उसे हम को लेंडिंग बोलते हैं। और बीसी जो है सिर्फ उसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है और एक सर्टेन परसेंट तक गारंटी दी जाती है, उसे हम बीसी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एयूएम की हमने बात कर ली, यहाँ प्रमोटर की बात कर ली, हमने प्रोडक्ट टाइप की बात कर ली कि किस तरह का प्रोडक्ट टाइप उन्होंने मार्केट में लैंड किया हुआ है। देन इसमें हमने एयूएम और बुक साइज की बात कर ली। तो ये तीन मेजर पैरामीटर होते हैं, बिकॉज एयूएम में अगर हम देखें, तो अगर उसका एयूएम बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया जिसका बुक साइज जो है 40-50 करोड़ का है, या 60 करोड़ का, या बिलो देन 100 करोड़ है, तो वहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि अभी जो एनबीएफसी है उसने अपना खुद जो है एक पीक सीजन नहीं देखा है, उन्होंने अपने आप को खुद टेस्ट नहीं किया है। सो वो आपके लिए भी एक रिस्क हो सकता है, इसलिए जो लेंडर है उस चीज़ को ऐसे देखता है कि अगर उन्होंने 100 करोड़ का बुक एटलीस्ट क्रॉस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 4-5 साइकिल जो है उस लोन टेन्योर के वो देख लिए होते हैं, और वो अपने आप को उसमें सिक्योर मानते हैं। तो लेंडर के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट 4-5 साल का विंटेज हो, और 2-3 साइकिल जो लोन के वो एवरेज उन्होंने पूरे कर रखे हो, जिससे वो बता सकते हैं कि जो उन्होंने लैंड किया है वो कैसा किया है, जो बुक बनाई है वो कैसी परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरली देखें, तो जो हाउसिंग की लो बुक है, फॉर एग्जांपल लैप और हाउसिंग लोन या लैप की बात करें, तो जो उनका डिफॉल्ट स्टार्ट होता है वो एटलीस्ट 12 महीने के बाद से ही दिखना शुरू होता है। बट अगर हम अनसिक्योर्ड की बात करें, तो उनका डिफॉल्ट जो है विद इन 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स के पीरियड में डिफॉल्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक विंटेज होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एनबीएफसी ने जो बुक बांटी है वो कैसी परफॉर्म कर रही है, वो उसके बुक्स में देखने को मिल जाएगी आफ्टर 3 और 4 ईयर्स के बाद, या एटलीस्ट 2-3 साइकिल उन्होंने अपने टेन्योर के रन किए हो। तो अभी हो गई हमारी प्रमोटर से डिस्कशन, अभी हो गई आपका एयूएम बुक साइज आपने देख लिया, प्रोडक्ट क्या लैंड किया है वो देख लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि जो वो बुक बनाई है उस बुक में नेटवर्थ जो है हमारे प्रमोटर की कितनी है, कितनी इक्विटी उन्होंने अपनी खुद की डाली हुई है, और कितना उन्होंने मार्केट से बोरोइंग किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं स्किन इन द गेम क्या है।
तो प्रमोटर जनरली क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं कोई एनबीएफसी का बिजनेस, तो कोई भी बाहर से फंड लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अनटिल अनलेस उसमें आपके प्रमोटर का खुद का इक्विटी कितना इन्वॉल्व है। खुद की इक्विटी आप कैसे देखते हैं कि आपका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ आपकी दो तरीकों से मिलकर बनती है। एक शेयर कैपिटल मनी, जिसमें पेडअप अमाउंट, पेडअप कैपिटल जो होती है वो, प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या बैलेंस अवेलेबल है, उन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपकी नेटवर्थ निकल के आती है। सो उस नेटवर्थ के अगेंस्ट में आपके जो बुक है वो कितनी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ किसी बंदे की नेटवर्थ जो है 20 करोड़ की है और उसकी जो बुक साइज है वो सिर्फ 30 करोड़ की है, तो 20 करोड़ की नेटवर्थ पे अगर उसने 20 करोड़ की बुक बना रही है, इट मीन्स के उसने मार्केट से जो बोरोइंग करी है वो जो है सिर्फ ओनली 10 करोड़ का ही लिवरेज किया हुआ है। तो वो हार्डली 1x भी नहीं है, 0.5x का लिवरेज है। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज वो है कि जो आपकी नेटवर्थ है उसके अगेंस्ट में आपने आउटसाइड बोरोइंग कितनी उठा रखी है इन टर्म्स ऑफ लोन या अदर सीसीडी या एनसीडी के फॉर्म में, उसे हम, या अदर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है जैसे पेमेंट्स हैं, संडी क्रेडिटर हैं, तो वो जो लाइबिलिटीज हैं वो कितनी ले रखी हैं उसे हम लीवरेज कहते हैं। तो जनरली जो स्टैंडर्ड लीवरेज मानी जाती है एनबीएफसी के इंडस्ट्री में वो मानी जाती है अप्रॉक्स 3 या मैक्स टू मैक्स 4। तो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स को हम लीवरेज में कंसिडर करते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट आपका एयूएम, सॉरी, इंपॉर्टेंट इसमें ये देखा जाता है कि आपका जो है नेटवर्थ में कितनी कैपिटल जो है हमारे प्रमोटर जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो एनबीएफसी के ऑनर्स हैं, उसने कितना नेटवर्थ इसमें डाला हुआ है, कितनी इक्विटी उसमें डाली हुई है। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है क्रेडिट रेटिंग। सो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या है? देयर आर अराउंड 4-5 रेटिंग एजेंसी विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये जो रेटिंग एजेंसी है जिसमें आपका क्रिसिल है, जिसमें आपका केयर एज है, इंडिया रेटिंग है, आपका इन्फोमेरिक है, अक्यूट है, तो ये 4-5 एजेंसीज हैं जो कि किसी भी कंपनी को रेट करती हैं। रेट क्या करती हैं? बेसिकली वो उसके पैरामीटर्स को जाके उनकी परफॉर्मेंस को जज करती है। सारे एक तरह से वो एक तरह की अंडरराइटिंग ही करती हैं, बिकॉज उसमें सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करती हैं। जब रेटिंग होती है तो वो प्रमोटर के बैकग्राउंड के बारे में लिखती हैं, कंपनी की ग्रोथ के बारे में लिखती हैं, कंपनी के जो बुक साइज है उसके बारे में लिखती हैं, कंपनी की लीवरेज है उसके बारे में लिखती हैं, कंपनी का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसके बारे में लिखती हैं। प्लस साथ ही साथ जो रिसेंट उनमें कोई इंसिडेंट हुए हैं, कोई पॉजिटिव है तो वो सारे पॉजिटिव के लिस्ट डाउन करती है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिस्ट डाउन भी करती हैं। तो जिसमें वो आप देखेंगे रिस्क और स्ट्रेंथ दोनों को उसमें मेंशन किया जाता है। तो रेटिंग के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज एक तरह की अंडरराइटिंग जो है रेटिंग भी करती है। तो इसमें मिनिमम जो रेटिंग पैरामीटर होता है, रेटिंग AA से स्टार्ट होके ए कैटेगरी से लेकर डी कैटेगरी तक की रेटिंग होती है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है रेटिंग की वो BBB- की अक्रॉस द इंडस्ट्री ज़्यादातर BBB- की रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड रेटिंग होती है अपने इस एनबीएफसी सेक्टर में। इसके अलावा ये वरी करता है डिपेंडिंग कि आपका जो रिस्क एपेटाइट क्या है। कुछ लोग जो है वो BB रेटिंग पे भी कर देते हैं, कुछ लोग जो है विदाउट रेटेड एनबीएफसीज को भी कर देते हैं। दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द लेंडर एंड देयर इंटरनल पॉलिसीज कहते हैं, जो कि पॉइंट है अपना कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके। तो जो बुक आपने बनाई है वो बुक कैसी परफॉर्म कर रही है वो डिपेंड करता है आपकी कलेक्शंस पे, और कलेक्शंस डायरेक्टली लिंक है आपके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए से। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 करोड़ की बुक बनाई है और मेरा 95 करोड़ जो है वो कलेक्ट हो जाता है, तो मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 95% है। अब इस कलेक्शन एफिशिएंसी में दो मेजर फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये कि आपका जो करंट ड्यू है, करंट ड्यू का मतलब हो गया जैसे मैंने 100 करोड़ का लोन बांटा है और मेरी मंथली ईएमआई की जो कलेक्शंस है वो 20 करोड़ की है, तो वो आपका 20 करोड़ में से कितना परसेंट कलेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड करंट कलेक्शन। तो अगर मेरा 20 करोड़ में से 19 करोड़ रुपए कलेक्शन आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका 95% के आसपास का मंथ ऑन मंथ कलेक्शन आ रहा है। बट जो मेरा 1 करोड़ कलेक्ट ये वाला इस मंथ का नहीं हो, और जो प्रीवियस मेरा ओवरड्यू कलेक्शन आ रहा है उसमें से कितना कलेक्ट हो जाता है करंट और प्लस प्रीवियस ओवरड्यू को, उसको हम बोलते हैं ओवरऑल कलेक्शन या टोटल कलेक्शन एफिशिएंसी। तो ये जनरली आपका जो है आपका 95 प्लस होना चाहिए मंथ ऑन मंथ कलेक्शन, और एटलीस्ट आपका 82-90 के बीच में आपका ओवरऑल कलेक्शन होना चाहिए किसी भी एनबीएफसी की अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से। सिमिलरली ये डायरेक्ट लिंक होता है आपके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए से। सो अगर आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी 95 या 96% है तो आपका ओबियसली जो ग्रॉस एनपीए है वो 4 या 5% ही रहेगा, और इसमें आपका जो नेट एनपीए है वो जो है आपका 2 या 2.5 या 3% रहेगा, डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट टाइप सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड में आपका हार्डली आपको पता है कि 1 या 2% के आसपास का एनपीए रहता है, डिपेंडिंग हाउस लोन या लैप है। और अगर आपका गोल्ड लोन है तो गोल्ड लोन में तो लेस देन 1% का आपका एनपीए रहता है, बिकॉज उसमें आपको ऑक्शन की बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। विद इन 60 डेज या 90 डेज के अंदर में आप उसे ऑक्शन कर पाते हैं और एक अच्छे रेट पे उसे सेल ऑफ कर पाते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है कलेक्शन जो एनपीए है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड जनरली आपको बताऊं कि मार्केट में जो एनपीए कंसिडरेबल रहता है वो 5% तक का ग्रॉस एनपीए और एटलीस्ट आपका
2.5 या 3% तक का नेट एनपीए को भी कंसिडर करते हैं। दैट इज प्योरली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट लेंडर जो कस्टमर है आपका वो मार्केट में लैंड कर रहा है। पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कि आपकी जो कंपनी है वो कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हुई है। बिकॉज इनिशियली आप किसी भी कंपनी को देखते हैं तो वो इनिशियली कॉस्ट अक्कर करते हैं, बिकॉज उसमें सेटअप कॉस्ट आती है, उसमें टेक कॉस्ट आती है, उसमें एक ब्रांड बिल्ड करने की कॉस्ट आती है, मैन पावर कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है। सो ये इनिशियली जो है जब तक वॉल्यूम ग्रो नहीं करता है तो आपका जो कॉस्ट है वो आपको काफ़ी हैविली हिट करता है। और इनिशियल कुछ ईयर्स में, इनिशियली हो सकता है 1 साल में या 1.5 साल या 2 साल तक या 3 साल तक भी आपका जो है क्या जो प्रॉफिट है वो लॉसेस में रहे, और इबिट्टा भी हो सकता है शायद आपका लॉसेस में रहे। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स, यू शुड बी इन प्रॉफिटेबल, सो दैट कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट आए और कंपनी ये देख पाए कि हाँ जी, उन्होंने जो बिजनेस खड़ा किया था, जो बिजनेस मॉडल रन किया था, वो अब सक्सेस की इक्विलिब्रियम की पोजीशन से बढ़ के प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहा है और कंपनी अब जो है प्रॉफिट बुक कर रही है। तो ये आपको डिपेंड करता है अगेन प्रोडक्ट के ऊपर कि किस टाइप का आप प्रोडक्ट मार्केट में लैंड कर रहे हैं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको कितने टाइम पीरियड में आती है। अगर मैं लैब के प्रोडक्ट की बात करूं तो लैब में अगर कोई भी ब्रांच आप स्टार्ट करते हैं तो उसको 5 से 6 मंथ्स जो है इक्वल मतलब प्रॉफिट आने में, ब्रांच प्रॉफिटेबल तक आने में लग जाता है। इसी तरह अगर मैं अदर प्रोडक्ट की बात करूँ तो सबके जो विंटेज है, पीरियड है, वो अलग अलग होते हैं और उस हिसाब से वो प्रॉफिटेबल स्टेज पे आते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं तो लेंडर क्या देखता है कि एटलीस्ट आपका लास्ट 2-3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल सिचुएशन रही हो, और वो जो जिस हिसाब से आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जो उसका निम है, निम जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, निम जो है वो प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में आ रहा है नहीं आ रहा है, और लास्ट कैश प्रॉफिट या इबिट्टा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो होता है एएलएम। एएलएम बेसिकली क्या है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच या मैनेजमेंट। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच में बेसिकली क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि मैंने बोला जो मेरा लेंडर है वो 7 ईयर्स तक का लोन मार्केट में लैंड करता है। फॉर एग्जांपल एवरेज जो टेन्योर है उसका 7 ईयर है, जनरली आपको होम लोन या लैप में देखने को मिलता है। बट जो उसने मार्केट से बोरोइंग उठाई है वो हार्डली 2 साल या 1 साल की ही दी गई है। तो आप ये देखिए कि जब 2 साल का आपके पास फंड है बांटने के लिए, लेकिन मार्केट में जो आपने बांट दिया है 8-10 साल के लिए, तो उसका जो ईएमआई है वो काफ़ी कम पोर्शन मिलेगा और आपके पास शॉर्टेज आएगी फंड्स की। जब आपको रीपेमेंट हाई होगी बट आपका इनफ्लो जो है वो काफ़ी कम होगा। बिकॉज होगा क्या है, जो आपका आउटफ्लो होगा इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, आपका सैलरी कॉस्ट या फिर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट वो ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज रीपेमेंट बढ़ जाएगी। बट आपका जो इनफ्लो है इन टर्म्स ऑफ ईएमआई, जिसमें ईएमआई में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा, वो कम होगा बिकॉज आपने टेन्योर जो है लंबा बांट दिया, तो उसकी ईएमआई जो है वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एएलएम का भी मिसमैच देखना है कि एएलएम आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं तो एनबीएफसी को एक सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। जब भी कोई एनबीएफसी का लोन होता है तो वो एक तरह से अनसिक्योर्ड माना जाता है, बट समहाउ इसको सिक्योर किया जाता है। सिक्योरिटी क्या क्या होती है इसमें, एक तो आपका जो एनबीएफसी है उसका पीडीसी चेक्स, देन आपका जो प्रमोटर है उसमें मेन जो शेयर होल्डर्स हैं उसका एक तरह से पर्सनल गारंटी जिसे हम बोलते हैं पीजी, वो आती है। प्लस अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसका कॉर्पोरेट गारंटी भी इसमें ले लिया जाता है। इसके अलावा जो मेन इसमें सिक्योरिटी है वो है कि जो कस्टमर ने बुक बनाई हुई है उस कस्टमर के बुक पे आपका कितना राइट, जिसे हम चार्ज बोलते हैं या बुक डेट बोलते हैं या हाइपोथिकेशन बोलते हैं, वो आपको उसने कितना दिया है। जनरली जो ऐसा रहता है कि मैंने मान लो अगर आपको 1 करोड़ का लोन दिया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर मेरा चार्ज हो, तो इसे 1.2x का मैं चार्ज क्रिएट करता हूँ या 1.1x का भी मैं इस पर चार्ज क्रिएट करता हूँ कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर आपका जो क्लाइंट है वो पे नहीं कर पाया तो वो जो मार्केट में उन्होंने लोन बांटा हुआ है, जो कस्टमर को लोन बांटा हुआ है, उसके एटलीस्ट आपके लोन के 1.2x का जो कस्टमर है वो आप उसे डायरेक्टली मैनेज कर पाओ, डायरेक्टली आप उसकी ओनरशिप ले पाओ, जिसे हम बुक डेट बोलते हैं। तो आपको ये भी चेक करना होता है कि ऐसा ना हो कि उनकी जो इक्विटी है वो कम है और बुक डेट जो है वो ज़्यादा है। और अगर बुक डेट ज़्यादा है तो आपके पास उसको सिक्योर करने का बुक डेट फ्री बचा ही नहीं है। तो बुक डेट जब फ्री हम चेक करते हैं तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी में हम समझेंगे कि बुक डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे फ्री बुक डेट को चेक किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे जहाँ पे लिवरेज की बात कर रहे हैं। लिवरेज का आई थिंक मैंने ऑलरेडी अर्लियर पॉइंट में कवर कर दिया, बट फिर भी हम एक बार लिवरेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लिवरेज क्या होता है कि जो भी आपका नेटवर्थ है, जो भी आपकी इक्विटी है, दैट इज इंक्लूडिंग ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस द रिजर्व एंड सरप्लस, जो इक्विटी आपकी है और उसके अगेंस्ट में आपने मार्केट से जो बोरिंग ले रखी है उसका क्या परसेंटेज है। लेट्स से कि अगर मैंने बोला कि मेरा जो इक्विटी है वो 50 करोड़ का है और जो मैंने मार्केट से डेट ले रखा है वो आपका 500 करोड़ का है, तो मेरा 10 टाइम की लीवरेज आ गई। तो 10 टाइम कैसे, 500 डिवाइडेड बाई 50 इज 10 टाइम्स। सो ये 10 टाइम की लीवरेज है। इसका मतलब मैंने मार्केट से बोरिंग बहुत ज़्यादा उठा रखी है और मैंने अपना जो स्किन इन द गेम है वो बहुत ही कम लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी मार्केट की लीवरेज देखते हुए
आपका जो रिस्क है बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। और जो स्टैंडर्ड रिस्क है, स्टैंडर्ड जो लीवरेज है इस टाइप के एनबीएफसी फंडिंग में, वो मैक्स टू मैक्स 3 से 4% लिया जाता है। बट अगर आप अग्रेसिवली कॉल लेते हैं तो इसको आप 5% तक भी जा सकते हैं। तो लीवरेज हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें एक और फैक्टर होता है जिसमें हम बोलते हैं करार। करार का मतलब बेसिकली CRAR ही है, जिसमें एनबीएफसी की कुछ गाइडलाइंस है कि आपको एज ए एनबीएफसी एक मिनिमम सर्टेन परसेंट तक करार मेंटेन करना होता है। करार अगर आप आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से बात करें तो मिनिमम जो 15% तक का करार आपको मेंटेन रखना होता है। और गोल्ड लोन की बुक की अगर बात करें तो गोल्ड लोन में मिनिमम जो करार मेंटेनेंस है वो एटलीस्ट 12% या आई थिंक 8% जो है 12% के करार की मेंटेनेंस की बात की गई है। तो गाइस ये कुछ मेजर मेजर फैक्टर्स थे जिसमें हम जब भी कोई लेंडर एनबीएफसी को फंड करता है तो ये मेजर फोकस दिया जाता है। बट दिस इज नॉट द लिमिटेड पॉइंट्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ड्यू डिलिजेंस होते हैं, काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग एनबीएफसी में अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो होपफुली आपको इसमें कुछ वैल्यूबल पॉइंट लगाओ। फिर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।